दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आईपीओ यानी कि एसबीआई एएमसी आईपीओ के बारे में। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी है, तो जानेंगे कि शेयर होल्डर कोटा के लिए कौन एलिजिबल है। तो आईपीओ से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स को कवर करेंगे। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। आईपीओ 14 जुलाई को यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन हो रहा है और ये 16 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 21 जुलाई है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। आईपीओ में प्राइस बैंड 545 से 574 रुपये है। तो आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस यानी कि 574 रुपये के ऊपर एप्लीकेशंस लगाना है और इसमें 26 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो आईपीओ 11,693 करोड़ का है, यानी कि साइज में देखें तो काफ़ी बड़े साइज का आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अमुंडी, ये दोनों ही अपने कुछ स्टेक को सेल कर रहे हैं, यानी कि इनके द्वारा शेयर्स को सेल किया जाएगा। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ का भी पोर्शन है और एम्प्लॉइज़ के लिए आईपीओ में ₹54 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 45.23% का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए 13.57%, रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 31.66%, एम्प्लॉइज़ के लिए 1.91% का पोर्शन है और शेयर होल्डर्स के लिए आईपीओ में 7.64% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन है तो जिनके पास भी इसकी पेरेंट कंपनी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स रहेंगे, वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस आईपीओ का जो आरएचपी है वो 8 जुलाई को फाइल किया गया है, यानी कि जिनके भी डीमेट अकाउंट में 8 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर रहेगा, वे सारे लोग इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने भी 7 जुलाई को या उससे पहले अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर बाई किया है, वे सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपने 8 जुलाई को या उसके बाद बाई किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। अब चाहे आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ही शेयर क्यों ना हो, फिर भी आप एलिजिबल रहेंगे। अब इस आईपीओ में आप एक साथ 2 से 3 एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। तो चले जानते हैं कि किस किस कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रिटेल का। तो जैसे आप सभी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो उस तरह यहाँ पर भी आईपीओ में रिटेल पोर्शन से 2 लाख तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर स्मॉल एचएनआईज की बात करें, यहाँ पर भी 2 से 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बिग एचएनआईज में 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जो लोग भी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जिनके पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स हैं, वे शेयर होल्डर कोटा से 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉई हैं, यानी कि अगर आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पर आप 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एम्प्लॉई भी हैं और आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स भी हैं, यानी कि आप एम्प्लॉई और शेयर होल्डर इन दोनों ही कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। तो शेयर होल्डर पोर्शन में आप 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एम्प्लॉई में आप 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो भी शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल है, वे शेयर होल्डर पोर्शन के साथ ही रिटेल या फिर एचएनआईज, तो इनमें एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। तो शेयर होल्डर पोर्शन में आप 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहीं पर रिटेल और एचएनआईज में जैसे आप बाकी के आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो उस तरह आप यहाँ पर भी एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो आप एम्प्लॉई पोर्शन के साथ ही एचएनआईज या फिर रिटेल पोर्शन से एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। तो इसमें आप एम्प्लॉई पोर्शन से 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट और रिटेल और एचएनआईज में जैसे बाकी के आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो उस तरह यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब अगर आप कंपनी में एम्प्लॉई हैं और आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी शेयर्स हैं, तो आप एम्प्लॉई पोर्शन के साथ ही शेयर होल्डर पोर्शन और इसके अलावा रिटेल या फिर एचएनआईज पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक साथ यहाँ पर आप 3 एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। तो शेयर होल्डर पोर्शन में आप 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय पोर्शन में 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट और इसके अलावा रिटेल या फिर एचएनआईज इन दोनों में से किसी एक पोर्शन से एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, यानी कि इस आईपीओ में एक साथ 3 एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं, वे एक साथ इस आईपीओ में 2 एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है।
ये इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा AUM मैनेज करती है। तो ये कंपनी म्यूचुअल फंड्स और भी कई तरह के जो फंड है वो मैनेज करती है। और SBI म्यूचुअल फंड्स का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा। ये एक जॉइंट वेंचर है, यानी कि इसकी पेरेंट कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अमुंडी। इन दोनों ने ही मिलकर इस बिजनेस को शुरू किया है। ये वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफर करती है, जैसे कि इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड, ETF। इसके अलावा कंपनी पोर्टफोलियो मैनेज सर्विसेज भी देती है, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, तो कंपनी उनके पोर्टफोलियो को भी मैनेज करती है। फाइनेंशियल 25 तक ही देखें तो कंपनी ने करीब 16.32 लाख करोड़ का एसेट मैनेज किया है, यानी कि इंडिया का जो टोटल म्यूचुअल फंड AUM है, तो उसका करीब 15.5% कंपनी अकेले मैनेज करती है। फाइनेंशियल 25 तक देखें तो कंपनी 16.05 मिलियन इन्वेस्टर्स को अब तक सर्व कर चुकी है। इसमें इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह के कस्टमर्स हैं। तो कंपनी अभी अलग अलग कैटेगरीज के 126 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ऑपरेट कर रही है। इसमें इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, डेट फंड, आर्बिट्रेज फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड, ओवरसीज फंड ऑफ फंड्स और लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स हैं। यानी कि कंपनी कई तरह के फंड्स यहाँ पर मैनेज कर रही है। कंपनी न सिर्फ जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनके फंड को मैनेज करती है, बल्कि इंडिया से बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं तो कंपनी उनके भी पैसे को मैनेज करती है, यानी कि उनके भी फंड को मैनेज करती है। ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया के 2,32,090 मिलियन AUM को मैनेज करती है। इसके अलावा कंपनी यूरोपियन यूनियन, जिसमें कंपनी यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया, तो इनके भी फंड को मैनेज करती है और इनका AUM 86,816 मिलियन का है। ये अमुंडी ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड के लिए एडवाइजरी सर्विसेज देती है और 1,45,839 मिलियन इनके भी फंड को मैनेज करती है। तो कंपनी के अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इंडिया के अंदर ये एक मार्केट लीडर है। सेकेंड हो जाता है लीडर इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी कि ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्टफोलियो को मैनेज करती है। यानी कि अगर इनके मार्केट शेयर को देखें तो 39% का इनका मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। थर्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग SIP फ्रेंचाइजीज, यानी कि SIP में इनका 16.09% का मार्केट शेयर है। फोर्थ हो जाता है स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। फिफ्थ है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सिक्स हो जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी और डाटा यूज़। तो बिजनेस वाइज देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। इंडिया के अंदर ये नंबर 1 AMC कंपनी है। अब अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। इसमें 24, 25 और 26 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 7,000 करोड़ का एसेट है, 25 में 8,700 करोड़ और 26 में देखें तो 6,400 करोड़ के अराउंड एसेट है। तो एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 25 के मुकाबले 26 में इसका एसेट डाउन है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 3400 करोड़ का इनकम है, 25 में 4200 करोड़ और 26 में 4900 करोड़ का इसका इनकम है। तो कंपनी साल दर साल इनकम जनरेट कर रही है और इनकम में ग्रोथ है। प्रॉफिट को देखें तो 24 के अंदर प्रॉफिट इसका 2,000 करोड़ का है, 25 में 2,500 करोड़ और 26 के अंदर 3,000 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। EBITDA को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका EBITDA भी इंक्रीज हुआ है। और अगर नेटवर्थ को देखें तो 24 के बाद से 25 में इसका नेटवर्थ बढ़ा है, लेकिन 26 के अंदर इसका नेटवर्थ डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। अभी कंपनी के पास 326 करोड़ का रिजर्व है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी बात की जाए तो लगातार यहाँ पर नए नए प्लेयर इंटर कर रहे हैं, यानी कि ये सेगमेंट भी हाईली कॉम्पिटेटिव होते जा रहा है। इसके ROE को देखें तो ROE इसका 43.02 का है, तो ROE इसका अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 43.02% है, तो ये भी बढ़िया है। EBITDA मार्जिन 92.46% है, तो ये भी शानदार है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 19.60 का है, तो ये काफ़ी हाई है। EPS इसका 15.06% है, तो EPS अच्छा है। P मल्टीपल 38.12% है, यानी कि P वाइज देखें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर IPO लेकर नहीं आ रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पेयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। SBI AMC का P मल्टीपल 38.12 का है, ICICI प्रूडेंशियल का 49.38 का, HDFC AMC का 41.71 का,
निप्पॉन लाइफ का 51.10 का, आदित्य बिरला एएमसी का 34.46 का और यूटीआई एएमसी का पी मल्टीपल 31.57 का है। तो यहाँ पर अगर इसकी लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है। और आईपीओ में देखा आपने कि ₹1 का फेस वैल्यू है और ₹574 का प्राइस रखा गया है, यानी कि अगर इसको ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो शेयर का प्राइस ₹5,740 निकल कर आता है, यानी कि प्राइस वाइज कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 98.02% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 88% हो जाएगी। मार्केट कैप इसका 1,16,913 करोड़ का है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,924 है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 14 जुलाई से, यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन हो रहा है और ये 16 जुलाई को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसका 17 जुलाई है, रिफंड डेट 20 जुलाई, क्रेडिट डेट भी 20 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 21 जुलाई को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹127 के ऊपर ट्रेड कर रहा और इसके प्रीमियम के अंदर कंटिन्यू आपको उछाल देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है, एक लॉट से ₹3302 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 22% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि डिसेंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो उम्मीद है कि आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, 11,693 करोड़ का आईपीओ है। तो हो सकता है कि यहाँ पर जितना उम्मीद किया जा रहा है उससे कम डिमांड आपको देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी आईपीओ से एक डिसेंट लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, यानी कि बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन तो नहीं होने वाला है, पर ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये नंबर 1 एएमसी कंपनी है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी बढ़िया रिटर्न बनाकर देने वाली है, यानी कि अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए तो बढ़िया रिटर्न दे सकती है। लेकिन फिलहाल कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि प्राइस वाइज कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी फॉल के चांसेस हैं। अब रिसेंटली लिस्टेड कुछ एएमसी कंपनियों को देखें, जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी हो या फिर केनरा रोबोको हो। इन दोनों की ही लिस्टिंग तो आपको डिसेंट देखने को मिली, लेकिन लिस्टिंग के बाद इनमें भी फॉल आया है और अभी अपने लिस्टिंग प्राइस के अराउंड ही ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि लिस्टिंग प्राइस से थोड़ा ही ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें भी अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर इसके शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलते हैं तो वहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।